सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे हेमरेज। हेमरेज क्या है? एक्सेसिव ब्लड लॉस, ठीक है, फ्रॉम एक्सटीरियर। अब इसको क्लासिफिकेशन की बात करें तो हेमरेज जो है वो उसको 4 तरीके से क्लासिफाई किया है। ब्लड वेसल्स के नेचर के बेस पे इसको आर्टेरियल हेमरेज, वेनस हेमरेज और कैपिलरी हेमरेज। आर्टेरियल हेमरेज कैसा होता है? ब्राइट रेड कलर का होगा, जेट्स आउट एकदम जेट के फॉर्म में आउट होगा एकदम स्पीड से, और साथ में इसका जो पल्सेशन ऑफ आर्टरी कैन बी सीन। अपन अगर आर्टीरियल हेमरेज हुआ तो उसका पल्सेशन भी देख सकते हैं। इट कैन बी इजीली कंट्रोल, और ये विजिबल होता है, दिखाई देता है, साथ में इसको कंट्रोल भी इजीली कर सकते हैं। वीनस हेमरेज ये डार्क रेड कलर का होता है, ये जेट के फॉर्म में नहीं रहता, ये ऊज आउट होता है, धीरे धीरे रिसता है, और नॉन पल्सटाइल होता है, उसको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है, और क्योंकि वेन्स जो है वो रिट्रैक्टेड हो जाती है इसलिए। कैपिलरी हेमरेज जो है वो भी रेड कलर का होता है, ये भी जेट आउट नहीं होता है, ये भी स्लोली ऊज होता है। और ये कब सिग्निफिकेंट हो जाता है? जब ब्लीडिंग टेंडेंसियाँ होती है तभी सिग्निफिकेंट रहता है इसका। अब इसके बाद आता है डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग ऑफ हेमरेज। तो टाइम के बेस पे हेमरेज जो है वो 3 टाइप में क्लासीफाई किया है, प्राइमरी, रिएक्शनरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो है एट अ टाइम ऑफ सर्जरी, है ना, और आफ्टर सर्जरी तुरंत, और उसके बाद रिएक्शनरी जो है वो आफ्टर 6 to 12 आवर आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के 6 से 12 घंटे बाद होता है अगर तो उसको रिएक्शनरी में रखा। और जो टर्सरी सेकेंडरी जो है उसको 5 से 7 दिन बाद सर्जरी के। तो जो रिएक्शनरी जो है उसमें हाइपरटेंशन जो है अगर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, ऑपरेशन के बाद हाइपरटेंशन है, वायलेंट स्नीजिंग, कफिंग, रेचिंग, तो इसकी ये सब काज की वजह से सुपीरियर थायराइड आर्टरी में ब्लीडिंग हो सकती है। थायराइडक्टोमी के बाद लिगेचर स्लिप हो गया तो ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऑपरेशन के बाद हाइपरटेंशन है उसकी वजह से हो सकती है, कफिंग, स्नीजिंग, इन सब की वजह से हो सकती है। तो इसको इसलिए ये बेटर होता है कि इसको लिगेट इन ट्वाइस। और सेकेंडरी जो है वो 5 to 7 डे आफ्टर सर्जरी, और इसके लिए ये क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू इन्फेक्शन विच इट्स अवे द सूचर मटेरियल काजिंग स्लफिंग ऑफ वेसल वाल। जैसे कि ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, सूचर्स वगैरह में इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे, तो उसकी वजह से होता है, वो फिसल गए तो वेसल्स में कुछ ऐसा हुआ। और साथ में ब्लीडिंग होने लगेगी। इसकी एग्जांपल है ब्लीडिंग आफ्टर 5 to 7 डे आफ्टर सर्जरी ऑफ हेमराइड्स की सर्जरी की, उसके 5 से 7 दिन बाद ब्लीडिंग होने लगी, तो उसको सेकेंडरी हेमरेज में रखा। और डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन ऑफ हेमरेज, तो एक्यूट हेमरेज जो कि सडन होता है, इसोफेगल वेरिसेस के केसेस में ब्लीडिंग होती है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। और क्रोनिक हेमरेज जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उसके बाद होता है। एग्जांपल हेमरोइड्स, पाइल्स, क्रोनिक डिडेनल अल्सर, ट्यूबरकुलोसिस, इलियम के अल्सर हो गया, डायवर्टिकुला हो गया कोलोन का, तो ये सब। नेचर ऑफ ब्लीडिंग की बात करें तो नेचर ऑफ ब्लीडिंग के बेस पे कुछ दो में बांटा है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल जो है वो कैसा रहेगा? एपिस्टेक्सिस, हेमेटोमेसिस, ये। और इंटरनल वाले में क्या क्या चीज़ आ जाएगी? जैसे कि स्प्लीनिक रप्चर, इंजरी की बात रप्चर, एक्टोपिक गेस्टेशन, लिवर लेसरेशन हो गए, ये सब इंटरनल में हो गया। कंसील्ड अंदर हो का हेमरेज है ये। और पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेमरेजिक शॉक, तो जैसे कि अगर 30 to 40% ब्लड लॉस हो गया, ब्लड वॉल्यूम जो है वो लॉस हुआ, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर गिरने लगेगा, फाला होने लगेगा, और उसकी वजह से हाइपोपरफ्यूजन होने लगेगा, और फिर उसकी वजह से क्या होगा? फाइनली हेमरेजिक शॉक लग सकता है। तो इवोल्यूशन ऑफ हेमरेजिक शॉक कैन बी क्लासीफाइड इनटू 4 स्टेज। 4 स्टेज में बांटा है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो क्लास 1 में क्या है कि वेन जब ब्लड लॉस जो है वो लेस देन 750 ml से कम हो ब्लड लॉस, मतलब कि 15% से भी कम ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ है, तो उसको माइल्ड हेमरेज कहते हैं। 60 से 70% जो है ब्लड वॉल्यूम कहाँ प्रेजेंट रहेगा इस दौरान? वो लो प्रेशर वीनस सिस्टम में रहेगा, और 10% जो ब्लड वॉल्यूम है वो प्रेजेंट रहेगा स्प्लेनिक सर्कुलेशन में। अब यहाँ पे जब इस तरीके का ब्लड लॉस होता है तो पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन होने लगता है, कंपनसेट मैकेनिज्म डेवलप होती है जो कि ब्लड लॉस को रोकेगी, है ना।
और सम ब्लड इन टू सेंट्रल सर्कुलेशन में जाने लगेगा। फिर सम अमाउंट ऑफ करेक्शन ऑफ ब्लड वॉल्यूम also occur due to withdrawal of fluid from the interstitial space। तो ये मैकेनिज्म्स डेवलप होने लगती है। और फिर उसके बाद पार्ट ऑफ फ्रॉम माइल्ड टेकिकार्डिया एंड थ्रस्ट, थोड़ा सा हार्ट रेट बढ़ने लगती है, थ्रस्ट देखने को मिलती है, तो उससे भी क्या ब्लड वॉल्यूम मैनेज हो जाएगा। तो देयर में भी नो अदर सिम्टम साइन, क्योंकि हाइपोवॉल्यूमिया के साइन सिम्टम नहीं आ पाते फिर उस दौरान। फिर ब्लड प्रेशर जो है, यूरिनरी आउटपुट जो है वो मेंटेन रहती है ना। और जो इसमें जो क्लास 2 है, इसमें कितना लॉस होगा, 800 से 1500 ml, यानी ब्लड वॉल्यूम का 15 से 30%। और इसमें पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा जो कि मेंटेन कर लेगा सर्कुलेशन को। एड्रिनलिन और एड्रिनलिन जो रिलीज़ होते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम से, तो उससे क्या होगा, वासोकंस्ट्रिक्शन होने लगेगा आर्टरीज और वेन्स में। फिर एडीएच का सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि वाटर रिटेन होने लगता है, तो इससे भी थ्रस्ट इंक्रीज हो जाती है और फाइनली ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहता है। क्लिनिकली जो पेशेंट होंगे वो उसमें हार्ट रेट स्लो रहेगी, 100 to 120 बीट्स पर मिनट। हार्ट रेट स्लो नहीं बढ़ जाएगी, एलिवेटेड प्रेशर रहेगा डायस्टोलिक, और डायस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा। यूरिनरी आउटपुट जो है कम हो जाएगी सेकेंड स्टेज वाले हेमरेज में। और पेल लुक रहेगा पेशेंट का, कंफ्यूज रहेगा और थर्स्टी रहेगा। क्लास 3 में जो है इसमें कितना लॉस होता है, 1500 से 2000 ml, यानी कि 30 से 40% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। और क्लास 3 का जो शोक है, इसमें हेमरेज के साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, हार्ट रेट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, पल्स थ्रेडी रहेगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, 20 पर मिनट हो जाएगी। और यूरिनरी आउटपुट जो है वो 10 to 20 ml बहुत कम हो जाएगा। पेशेंट जो है वो पेल रहेगा और ड्राउसी कन्फ्यूज रहेगा, स्लीपी टेंडेंसी रहेगी और कन्फ्यूज़न रहेगा उसमें। क्लास 4 का जो होता है उसमें 2000 ml से भी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए या 40% से ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम का लॉस हो, इसको क्लास 4 में बोला। इसमें पल्स कैसी रहेगी, थ्रेडी पल्स रहेगी, मोर देन 120, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और बिल्कुल थ्रेड लाइक पल्स रहेगी, और पल्स रेट जो है 120 पर मिनट। और फिर द ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। पेशेंट जो है वो कैसा रहेगा, मॉरिबोंड रहेगा। और इसमें जीआईटी, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, इस पे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि जीआईटी की म्यूकोसा में अल्सरेशन, बैक्टीरिया का ट्रांसलोकेशन होने लगेगा, ब्लीडिंग, टॉक्सिन्स बनने लगे बैक्टीरिया के। लिवर में क्या होगा, टॉक्सिन्स का क्लियरेंस नहीं हो पाएगा। किडनी जो है वो फेल हो जाएगी, एक्यूट रीनल फेलियर। हार्ट में माइकार्डियल इन्फेक्शन, इस्चीमिया, ब्लड फ्लो कम होने की वजह से। और लंग्स में सर्फेक्टेंट लॉस होने लगेगा, परमेबिलिटी जो है वो बढ़ने लगेगी, एल्वेलो कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ने लगेगी, और एडिमा देखने को मिलेगा, इंटरस्टिशियल एडिमा। लंग्स में इंजरी हो सकती है, मल्टी ऑर्गन फेलियर भी देखने को मिल सकता है हेमरेजिक शोक में। और मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट देंगे जनरल, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन कर दो उसको, और साथ में जो है केयर करनी पड़ेगी अपन को ABC कैटेगरी में, जैसे एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन को मेंटेन करके चलना है, ऑक्सीजन उसको एडमिनिस्टर करना है ना, शॉक लग गया तो उसमें। और अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है, हेमरेज को कंट्रोल करना है। इंट्रावेनस अपन क्या लगा सकते हैं उसमें कि फ्लूइड्स चढ़ा सकते हैं, जैसे कि अर्जेंट इंट्रावेनस एडमिनिस्टर और रिंजर लैक्टेट, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करना है, तो रिंजर लैक्टेट है ना। अगर क्लास 4 का शोक है तो एनीमिया के साथ पेशेंट रहेगा, तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाना चाहिए। कोलोइड्स को बैलेंस करके चलना है, जैसे कि जीलोफ्यूसिन या 5% एल्बुमिन, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराएंगे, तो ब्लड को कलेक्ट करेंगे और रूटीन इन्वेस्टिगेशन करा लेंगे, उसके लिए क्रॉस मैचिंग वगैरह। क्रॉस मैच ब्लड इस यूजुअली, मतलब कि वही ब्लड ग्रुप मैचिंग कर लेंगे, क्रॉस चेक करना पड़ेगा ब्लड्स को। और स्पेसिफिक मेजरमेंट क्या करेंगे, जैसे कि प्रेशर एंड पैकिंग, तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए नोज़ में पैकिंग कर देते हैं,
जैसे कि एपिस्टेक्सिस में नेज़ल पैकिंग होती है। और पैकिंग किसके जैसे गोज होती है रुई से, अपन उस तरीके से उसको अंदर नोज़ में उसको इंटर करा देते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग रुक जाती है। और ब्लीडिंग अगर वेन से हो रही है तो उसको क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे, प्रेशर पैक करेंगे उसमें। और फिर पोजीशन, उसके अलावा स्टेंगथन ट्यूब जो है वो भी यूज़ की जाती है ब्लीडिंग हो रही है अगर इसोफेगल वेरिसेस से। और रेस्ट एंड पोजीशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लेग्स को ऊपर करवा दो वेरिकोज वेन्स के केसेस में। और हेड एंड को एलिवेट करके रखना है ताकि वीनस ब्लीडिंग जो है वो थायरॉइडेक्टोमी के केसेस में उसको मेंटेन किया जा सके। सेडेटिव्स दे देंगे एंजाइटी से बचाने के लिए, है ना, जैसे कि मिडाजोला हम दे सकते हैं। और टॉर्निकेट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्रैक्चर को रिडक्शन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, टेंडान को, नर्व्स को रिपेयर करना हो इससे। और इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होता है जैसे कि टॉर्निक्यूट का, जैसे कि पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज़ है तो उस केसेस में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें जैसे कि आर्टीरियल डिसीज़ में भी एग्रावेट हो सकती है थ्रोम्बोसिस की वजह से और गैंग्रीन में जा सकता है। तो ये टॉर्निकेट भी इंडिकेशन है जो है उसी में यूज़ करना है, जैसे टेंडन रिपेयर करना है, नर्व रिपेयर, फ्रैक्चर का रिडक्शन करना है तब। और कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है, इस्चीमिया गैंग्रीन में जा सकता है। यही प्रिकॉशन, टू लोज, बहुत लोज भी नहीं रखना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है ऐसा, और लंबे समय तक भी नहीं रखना है, नहीं तो गैंग्रीन हो जाएगा। और सर्जिकल मेथड कौन कौन सी है हेमरेज को कंट्रोल करने के लिए, तो आर्टरी फोर्सेप्स, लिगेचर मटेरियल, कोटाइजेशन, बोन वैक्स या हौसले वैक्स जो कि बी वैक्स होता है उसको आलमंड ऑयल में, और सिल्वर क्लिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर जैसे स्प्लीनोक्टोमी की है अपन ने स्प्लीनिक रप्चर के लिए, तो फिर वहाँ पे ब्लीडिंग को कंट्रोल करना चाहिए।